चाइना ऐसा देश है जो लगातार आसमान की बुलंदियां छू रहा है। शंघाई कारोबार और बेहतर मौकों का ऐसा गढ़ है जो दुनिया भर से आंखों में सपने लिए लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लोगों का आना बढ़ने के साथ साथ जगह की कमी भी पड़ने लगी। शहर में भारी ट्रैफिक जैम और भीड़ भाड़ होना रोज की बात है। शंघाई में बहुत भीड़ है। कारों के साथ साथ बिल्डिंग्स भी जमीन पर जगह पाने के लिए जूझती हैं। कहीं भी आना जाना बहुत मुश्किल है। 21वीं सदी की शुरुआत से शंघाई का सामना एक नामुमकिन दिखने वाली इंजीनियरिंग से जुड़ी चुनौती से हुआ। बेहद भीड़ भाड़ वाला 8 लेन का हाईवे ही शंघाई को अहम पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने का इकलौता सहारा था और ट्रैफिक बद से बदतर हो रहा था। कार से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर का सफर तय करने में 45 मिनट लग जाते हैं। इसलिए किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो शहर के बीच से होते हुए बिना रुके और ट्रैफिक में बिना फंसे एयरपोर्ट तक पहुंच सके। इस शहर के ज्यादातर लोगों की तरह ही मेरे पास भी ट्रैफिक में फंसने का समय नहीं है। इस समस्या का हल था शंघाई मैगलेव या ट्रांस रैपिड। भविष्य का ऐसा डिजाइन जो आज दुनिया में बेजोड़ है। मैगलेव में जो बात सबसे अलग और बहुत बेजोड़ है वो ये है कि ये तैरती है। इसमें पहिए नहीं है। ये एयरपोर्ट पहुंचने तक पूरे रास्ते गाइडवे के ऊपर तैरती रहती है। अब मैगलेव एक स्टेशन से रवाना होने वाली है। जब ये अपनी अधिकतम रफ्तार पर होगी तो ये 431 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी, जिस पर वाकई यकीन नहीं होता। नए जमाने के इस अजूबे को बनाने के लिए मैगलेव के डिजाइनर्स और इंजीनियर्स को कई नामुमकिन लगने वाली चुनौतियों को पार करना था। मैगलेव को बनाने वाले इतिहास में दर्ज उन कई आविष्कारों का इस्तेमाल नहीं करने के बारे में सोच रहे थे जो मौजूदा ट्रेन के सफर का जरूरी हिस्सा हैं। सबसे पहले तो ट्रेन बिना इंजन वाली होगी और वो इंजीनियरिंग के एक सबसे बुनियादी आविष्कार यानी पहिए के बिना चलेगी। इतना ही नहीं, वो सबसे बुनियादी सिद्धांतों को भी चुनौती देगी। लेकिन शंघाई मैगलेव के डिजाइनर्स की दिक्कतें ट्रेन को बनाने से पहले ही शुरू हो गईं। भला एक बिल्कुल नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पहले से ही ठसाठस भरे और बढ़ते शहर में कैसे फिट करें? शंघाई दुनिया का एक सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है और आबादी बढ़ती ही जा रही है। अब किसी भी नए स्ट्रक्चर को बनाना बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उसके लिए जगह नहीं है। यहाँ अब आप सिर्फ बिल्डिंग्स ऊंची बना सकते हैं, तभी आप रह पाएंगे। शिकागो दुनिया का एक सबसे भीड़ भाड़ वाला मॉडर्न मेट्रोपोलिस है। यहाँ के लोगों को ट्रांसपोर्ट के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। फिर भी शहर के कुछ बेहद काबिल इंजीनियर्स की बदौलत 100 साल पहले उनका सुझाया हल आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 19वीं सदी के आखिर में शिकागो दुनिया का सबसे तेज तो नहीं पर एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर था। 1840 के दशक में इस शहर के बसने के कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर करीब 4000 लोग रहते थे और 19वीं सदी तक ही बढ़कर 15 लाख से ज्यादा हो गए।
हमारा शहर बहुत तेजी से फैला। ये लगभग 19वीं सदी के आखिर के शंघाई जैसा है। तो बढ़ती आबादी को एक से दूसरी जगह ले जाने की नामुमकिन दिखने वाली चुनौती से इंजीनियर्स और प्लानर्स कैसे निपटते, वो भी पहले से ही ठसाठस भरी शहर की सड़कों को और जाम करे बिना। और इस दिक्कत का हल ये निकाला गया कि रेल की पटरियों को सड़क के ट्रैफिक से ऊपर उठा दिया गया। हालांकि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सस्ता नहीं है, लेकिन सबवेज बनाने से तो यकीनन ये काफी सस्ता है। काम की शुरुआत 1892 में हुई, लेकिन पहले ही बनी शहर की सड़कों के 30 फुट ऊपर रेलवे बनाने के लिए जबरदस्त इंजीनियरिंग की जरूरत थी और शुरू में सबको यह आइडिया अच्छा नहीं लगा। तीसरी मंजिल पर रहने वाले लोगों को अब तन्हाई पाने की सूरत में अपने घर के पर्दे गिराने पड़ते और औरतों को चलती ट्रेन से तांग झांक करने वालों से होशियार रहने के लिए आगाह किया गया। लेकिन फिर भी आम लोगों के बीच ये सिस्टम बेहद कामयाब रहा। इसे प्यार से नाम दिया गया द एल, एलिवेटेड का छोटा रूप। हम अभी क्विंसी में हैं। ये एल स्टेशन पहले जैसा बनाया गया है और इसमें हमें एक एहसास मिलता है कि 1890 के आखिरी सालों में पैसेंजर्स ने क्या देखा होगा और उस जमाने से ही सड़क के बजाय उसके ऊपर से लोगों को शहर में और शहर के बाहर लाने ले जाने का बुनियादी तरीका बिल्कुल नहीं बदला है। शहर की रेलवे को सड़कों से ऊपर उठाने का हल इतना कामयाब रहा कि 120 साल बाद भी ये हर दिन करीब 5 लाख पैसेंजर्स को एक से दूसरी जगह ले जा रहा है। और तभी से द एल और शिकागो एक दूसरे की पहचान बन गए हैं। 18वीं सदी के आखिरी दशक में आबादी बढ़ने के साथ साथ इस ट्रांजिट सिस्टम में भी बहुत सुधार होता गया और मुझे नहीं लगता कि द एल के बिना आज जैसा जिंदा दिली से भरपूर अमेरिकन शहर कभी वजूद में आ पाता। शंघाई के इंजीनियर्स ने शिकागो की सड़क से उठे हुए रेलवे के हल की तर्ज पर शंघाई की सड़कों के ऊपर 30 किलोमीटर लंबा गाइडवे बना दिया। शहर के पहले से ही बसे हुए हिस्सों में इस तरह के सिस्टम का फायदा ये है कि इसे लगाना बहुत आसान है। इनकी वजह से नीचे चल रहे कामों में अड़चन नहीं आती। जमीन पर पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर से इनका टकराव नहीं होता, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शंघाई में जमीन से ऊपर उठे रेलवे को बनाने का मतलब था एक बेहद खास तबाही मचा देने वाले खतरे को जीतना। शंघाई ऐसे इलाके में बसा है जहां बहुत भूकंप आते हैं। यहाँ की चिकनी मिट्टी बेहद कमजोर है और लिक्विफैक्शन का खतरा बहुत ज्यादा है। लिक्विफैक्शन असल में एक अनोखा और नाटकीय असर है जो भूकंप आने के दौरान हो सकता है जब ठोस दिखने वाली जमीन अचानक बहुत मुलायम बन जाती है। फिजिसिस्ट एंड्रयू स्टील ने यह दिखाने के लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन तैयार किया है कि लिक्विफैक्शन कैसे काम करता है। इस पानी को मान लें कि यह जमीन का पानी है। इस जमीन में पानी बहुत ऊपर तक है, इसलिए इसके ऊपर सूखी मिट्टी की बहुत पतली परत है जो नीचे की गीली मिट्टी के ऊपर रहती है। अब मान लीजिए कि आप इस जमीन के ऊपर अपना खूबसूरत शहर बनाते हैं, लेकिन रेतीली जमीन पर बनाने का मतलब है फॉल्ट लाइन पर बनाना, जिससे भूकंप का खतरा बना रहता है। अब आप देख सकते हैं कि इसे हिलाते ही जमीन के नीचे का पानी मिट्टी की ऊपर की परत में चला जाता है और इस वजह से ऊपर की ठोस जमीन काफी हद तक लिक्विड जैसी हो जाती है और बिल्डिंग्स सीधी उसमें धंसने लगती हैं। शंघाई में भूकंपों का खतरा लगातार बना रहने की वजह से यह पक्का करने के लिए एहतियाती कदम उठाने जरूरी थे कि अगली बार भूकंप आने पर मैग्लेव नर्म जमीन में न धंस जाए। इंजीनियर्स ने एक तकनीक अपनाई जिसे कहते हैं पाइलिंग। हर सपोर्ट पैर को कंक्रीट कैप्स के ऊपर बनाया गया जो करीब 2 मीटर गहरे और लगभग 12 मीटर चौड़े थे। कैप के नीचे 20 से लेकर 24 कंक्रीट के खंबे थे जिन्हें जमीन में 70 मीटर की गहराई तक गाड़ा गया ताकि उसे सपोर्ट मिल सके।
कंक्रीट कैप से ठोस आधार मिल गया, जिसे सहारा देने के लिए ढेरों खंबे हैं। तो अगर सतह के आसपास की जमीन कमजोर होती है तो गहरी जड़ें मैग्लेव को गाइडवे पर मजबूती से टिकाए रखेंगी। दुगनी रफ्तार से काम करते हुए चाइनीज इंजीनियर्स ने गाइडवे को सहारा देने के लिए 2500 से ज्यादा कंक्रीट के खंबे बना लिए। 9 महीने से भी कम वक्त में फाउंडेशन पेयर्स पूरे 30 किलोमीटर के रास्ते में 25-25 मीटर की दूरी पर लगा दिए गए। लेकिन इंजीनियर्स को आगे भी कई चुनौतियों का सामना करना था और उन्होंने अतीत के महान आविष्कारकों की तरफ रुख किया ताकि इंजीनियरिंग को और बेहतरीन बनाया जा सके। शंघाई मैग्लेव दुनिया की सबसे तेज पैसेंजर ट्रेन है। भविष्य की एक झलक जो अपनी 431 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से वाकई जमीन से ऊपर उड़ती है। इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग की इस मिसाल ने शंघाई के एयरपोर्ट और भीड़ भाड़ वाले अत्याधुनिक मेट्रोपोलिस के बीच के सफर की काया पलट कर दी है। तो मैग्लेव यहाँ से शुरू होकर पुजोंग एयरपोर्ट तक जाती है, जो 34 किलोमीटर का सफर है और वो वहाँ से गुजरती है। तो अब अगर मैं मेट्रो से जाती हूँ तो मुझे 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है। अगर मैं टैक्सी से जाती हूँ तो करीब 40 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर मैं मैग्लेव से जाती हूँ, जो मुझे पसंद है, तो मुझे सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। इतनी तेज रफ्तार वाली ट्रेन बनाने में इंजीनियर्स के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गईं। ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन होनी थी, लेकिन ट्रेन को 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचाने के लिए डिजाइनर्स को विंड रेजिस्टेंस या ड्रैग की समस्या से जूझना पड़ा। रफ्तार ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा और हवा की इस उठापटक की वजह से ट्रेन की रफ्तार कम होती है और साथ ही कीमती एनर्जी भी बर्बाद होती जाती है। प्राचीन रेलवे के शुरुआती सबूत प्राचीन यूनान में मिल सकते हैं, जहां आदमी और जानवर पहियों वाली गाड़ियों को खींचते थे जो चूने के पत्थर के खांचों में चलती थीं, जिससे गाड़ी अपने तय रास्ते को छोड़ती नहीं थी। रेल की पटरी वाले ट्रांसपोर्ट को फ्रिक्शन कम करने के तरीके के तौर पर अमल में लाया गया। सन 1805 में इंग्लैंड में यह दिखाया गया कि एक दमदार घोड़ा आम सड़क पर 1 टन वजनी वैगन को खींच सकता है, लेकिन पटरियों पर वही घोड़ा 3 टन वजनी 12 वैगन्स को 2 घंटे में करीब 10 किलोमीटर तक आसानी से खींच सकता है। इसमें अगर भाप का इंजन जोड़ दें तो पूरे के पूरे महाद्वीप आसानी से पार हो गए और नए जमाने की काया पलट हो गई। भले ही रेलवेज ने हमारे जीने का तरीके को जबरदस्त ढंग से बदल दिया, इसके बावजूद 1930 के दशक तक एरोडायनेमिक डिजाइन का हैरत अंगेज रूप से आगाज नहीं हुआ। ट्रेन का डिजाइन बुनियादी रूप से 100 साल से नहीं बदला है जब से ये आया, स्टीवनसन रॉकेट। और ये देखिए, इसमें शानदार सिलेंड्रिकल बॉयलर लगा है, धुएं का पाइप आगे की तरफ लगा है और ये एकदम चपटा है। इसकी नोज एरोडायनेमिक नहीं है। फिर आए एक ऐसे काबिल इंजीनियर जिन्होंने ऐसा हल सुझाया जिससे ट्रेन का डिजाइन हमेशा के लिए बदल गया। इंग्लैंड के उत्तर में स्टीम लोकोमोटिव इंजीनियर नाइजल ग्रेसली ने एक नई शानदार मशीन बनाई जो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन बनने वाली थी, द मैलार्ड। इस ट्रेन में हर चीज ज्यादा से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन की गई है, जैसे इसके ये बड़े बड़े पहिए जो इसे आगे बढ़ाते हैं, और इसमें 2 चिमनी हैं जो तेज रफ्तार पर जल्दी से जल्दी धुआं निकालने के लिए लगी हैं। और फिर इसका ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीमलाइन आकार है, उन ट्रेनों से बिल्कुल ही अलग जो इससे पहले आई थी। अपने डिजाइन को बनाने के लिए ग्रेसले ने विंड टनल का इस्तेमाल किया, जो पहले सिर्फ एविएशन में इस्तेमाल होती थी, और उसके कुछ दिलचस्प नतीजे निकले।
एंड्रयू स्टील डर्बी में टेस्ट सेंटर द ट्रेन रिग जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि स्ट्रीमलाइन डिजाइन से कितना फर्क आ सकता है। ये एक टेस्ट ट्रैक है जो 150 किलोमीटर लंबा है और हम ट्रेन को 75 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलाते हैं, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार है। आज हम यहाँ 2 अलग अलग ट्रेनों को टेस्ट करने जा रहे हैं। ये सपाट नोज वाली मालगाड़ी है जो एक तरह से बिना एरोडायनामिक वाली ट्रेन जैसी है, और ये वाली ट्रेन तेज रफ्तार वाली ट्रेन है जिसकी स्लोप वाली नोज है। हम ये देखने वाले हैं कि ऐसी नोज से इस ट्रेन की रफ्तार पर कितना फर्क पड़ता है, और असली एक्सपेरिमेंट होगा इनसे। यहाँ पर ये चीजें लाइट गेट्स हैं और जब ट्रेन इससे होकर गुजरती हैं तब हम इसके टाइम को नोट कर सकते हैं। फिर 1 सेकंड के अंदर इस लाइट बीम से भी होकर गुजरेगी और इसका भी टाइम नोट करेंगे, और दोनों के बीच के डिफरेंस को नोट करके हमें पता चलेगा कि ट्रेन किस रफ्तार पर है। ये मॉडल ट्रेन्स रबर की विशाल गुलेलों की मदद से छोड़ी जाती हैं। अब हम ट्रेन पर थोड़ा खिंचाव डाल रहे हैं और इससे ट्रेन पीछे की तरफ अपनी फायरिंग पोजीशन में खिंच जाएगी। अब हम देखेंगे रफ्तार का कमाल। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड्रयू स्टील डर्बी में टेस्ट सेंटर द ट्रेन रिग आए हैं, ये देखने के लिए कि स्ट्रीमलाइन डिजाइन से कितना फर्क आ सकता है। ये सपाट नोज वाली मालगाड़ी है और ये वाली ट्रेन तेज रफ्तार वाली ट्रेन है जिसकी स्लोप वाली नोज है। हम ये देखने वाले हैं कि ऐसी नोज से ट्रेन की रफ्तार पर कितना फर्क पड़ता है। अब हम देखेंगे रफ्तार का कमाल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या रफ्तार थी। और माने या ना माने, ये एक तरह का धीमा टेस्ट ट्रैक था। अब हम टेस्ट रन कर चुके हैं तो हम उन रीडिंग्स को देखेंगे जो हमें इन लाइट मीटर से मिली हैं। यहाँ पर 2 रीडिंग्स हैं। पहले लाइट गेट पर ट्रेन करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी, लेकिन जब तक वो दूसरे लाइट गेट तक पहुंची, मतलब कुछ ही मीटर बाद, तो उसकी रफ्तार सिर्फ 124 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई थी। यानी कि एरोडायनामिक ड्रैग की वजह से ट्रेन धीमी हो गई। गेट्स के बीच की छोटी सी दूरी में ही सपाट नोज वाली ट्रेन की रफ्तार में 5% की कमी आई। अब टेस्ट करने की बारी है स्लोप नोज वाले मॉडल की। तैयार? चलिए शुरू करते हैं। वाओ! इस बार मॉडल्स की रफ्तार में लाइट गेट्स के बीच सिर्फ 2% की कमी आई। तो इस टेस्ट में ये फर्क बहुत कम लगता है, लेकिन जब आप इसे बढ़ाकर असली ट्रेन पर आजमाएंगे तो इसकी रफ्तार को लगातार पटरी पर बढ़ाते जाएंगे, तो इससे एफिशिएंसी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस हकीकत को नाइजल ग्रेसली ने पहचानकर शानदार ढंग से इस्तेमाल में लिया। ग्रेसली की इंजीनियरिंग से वाकई ट्रेन की रफ्तार में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। हालांकि एरोडायनामिक्स को एयरप्लेन्स में और हाइड्रोडायनामिक्स को बोट्स में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पहली बार था जब उन प्रिंसिपल्स को एक ट्रेन में आजमाया गया था, जिसकी वजह से मेलार्ड ट्रेन 203 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। सन 1938 में मेलार्ड ने सबसे तेज रफ्तार वाली भाप की ट्रेन होने का रिकॉर्ड कायम किया, जो आज तक टूटा नहीं है। शंघाई मैगलेव के डिजाइनर्स ने मेलार्ड द्वारा हासिल की गई कामयाबी से सीख ली और एक ऐसी ट्रेन बनाई जो उस रफ्तार पर चली जो काबिल नाइजल ग्रेसली को नामुमकिन लगती। एक टेस्ट रन में मैगलेव 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे निकल गई, यानी उससे दुगनी रफ्तार से भी ज्यादा जिस पर एरोडायनामिक मेलार्ड चल सकती थी। आप देख सकते हैं कि मैगलेव का बहुत ही शानदार स्ट्रीमलाइन डिजाइन है, जिसमें एक बहुत स्मूथ स्लोपिंग नोज है। इसके साथ ही ट्रेन खुद को गाइडवे के इर्द गिर्द लपेट लेती है, जिससे टर्बुलेंस कम हो जाता है, जो ट्रेन और पटरी के बीच पैदा हो सकता था। लेकिन भविष्य के मैगलेव सिस्टम के विकास में कई दशक तक एक्सपेरिमेंट किए गए।
इससे पहले कि वो अपने 21वीं सदी के बेजोड़ प्रदर्शन तक पहुंच सके। जर्मनी में बनाया गया पहला पैसेंजर को ले जाने वाला प्रोटोटाइप द ट्रांस रैपिड मैगलेव सिस्टम सन 1971 में दुनिया के सामने पेश किया गया। उस समय एरोडायनेमिक्स को थोड़ा ध्यान में रखते हुए तेज रफ्तार पर चलना जरूरी था, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए और रफ्तार बढ़ती गई, कैरेज का डिजाइन, जो अब शंघाई की उठी हुई पटरी की शान बढ़ा रहा है, जल्द ही आकार लेने लगा। लेकिन रफ्तार बढ़ने के साथ साथ इंजीनियरिंग से जुड़ी और चुनौतियां भी खड़ी हो गईं। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली मैगलेव और एयरपोर्ट से आने वाली मैगलेव एक दूसरे को जबरदस्त रफ्तार से पार करती है, जिसमें दोनों की रफ्तार एक साथ मिलकर 860 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है और इससे काफी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। चाहे कितना भी बेहतरीन डिजाइन हो, एक चीज जब तेज रफ्तार से दूसरी चीज को पार करती है तो उनके बीच दबाव में बदलाव होता है। जब ट्रेनें अगल बगल होती हैं तो दबाव कम होता है और एक दूसरे को पार करते ही दबाव फिर बढ़ जाता है। इससे केबिन की दीवारों पर बहुत जबरदस्त दबाव पड़ सकता है। इसलिए मैगलेव में एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट शेल इस्तेमाल किया गया है, जो हल्का होने के साथ साथ इतना मजबूत और सख्त होता है कि वो तेज रफ्तार पर सफर करने से स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले दबाव को झेल सकता है। भविष्य के ट्रांजिट सिस्टम को बनाने के लिए इसके इंजीनियर्स का कुछ नामुमकिन दिखने वाली चुनौतियों को पार करना जरूरी था। सिर्फ हवा से ही ट्रेन को फ्रिक्शन नहीं मिलता, बल्कि एनर्जी को एक सबसे बड़ा नुकसान जो पारंपरिक ट्रेन में होता है, उसकी वजह है पहियों और ट्रैक के बीच का फ्रिक्शन। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा पावर का नुकसान होगा। जैसे कि इस तरह की कार में 1/3 फ्यूल सिर्फ फ्रिक्शन से निपटने में खर्च हो जाता है। मैगलेव को उसकी रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार तक पहुंचाने लायक बनाने के लिए इसके डिजाइनर्स को ऐसी चुनौती को पार करना था जिसे सिर्फ इतिहास के सबसे दिलेर इंजीनियर्स पार कर पाए थे। फ्रांस के एक ग्रामीण इलाके में फिजिसिस्ट एंड्रयू स्टील उस सिस्टम के अवशेष ढूंढ रहे हैं जो हर लिहाज से मैगलेव जितना ही क्रांतिकारी हो सकता था। तो ये रही वो 50 साल से ज्यादा पुरानी और काई से ढकी। ये वो है जिसे इसके बनाने वाले ने सोचा कि ये तेज रफ्तार मास ट्रांजिट का भविष्य होगी। कंक्रीट की एक पटरी पर ट्रेन उस दौर में 422 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती थी, जबकि पारंपरिक ट्रेन की रफ्तार का रिकॉर्ड इसका आधा था। तो किस तरह की गाड़ी इतनी जबरदस्त रफ्तार पर चलने के लिए फ्रिक्शन की ताकत को हराने की काबिलियत रखती थी? इसका जवाब चाक चौबंद माल गोदाम में है। मैं पेरिस के बाहर कहीं पर एक बेहद खुफिया जगह आया हूं ताकि उस चीज की झलक पा सकूं जो जमीनी ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य हो सकता था। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हमें कहां जाना है? आइए बताता हूँ। थियरी फार्ज द्वारा जमा की गई मिलिट्री की गाड़ियों के झुंड के बीच एक बेमिसाल एक्सपेरिमेंट का आखिरी बचा उदाहरण छुपा है। वाह, तो ये है वो एरो ट्रेन। हाँ, ये तो भविष्य की किसी चीज जैसी लगती है। बिल्कुल। 1960 के दशक में इंजीनियर जॉन बर्टन द्वारा डिजाइन की गई एरो ट्रेन 1 और 2 उस सिस्टम के सिर्फ 2 ऐसे बचे प्रोटोटाइप्स हैं जिससे उम्मीद थी कि वो सफर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। आप देख सकते हैं कि एरो ट्रेन में पहिए नहीं हैं। अब ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन भले ही पहिए हजारों साल से जमीनी ट्रांसपोर्ट का आधार रहे हैं, लेकिन उनसे एक बड़ा नुकसान भी होता है क्योंकि पहिए जमीन पर घिसते हैं तो उससे फ्रिक्शन पैदा होता है और एरो ट्रेन ने उससे निपटने की कोशिश की।
इंजीनियर और साइंटिस्ट काफी समय से बिना फ्रिक्शन के सफर के आइडिया पर काम कर रहे हैं। आइडिया यह है कि अगर हम उस फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस को मोशन से हटा सकें तो हम चीजों को तेज रफ्तार से और बेहतर ढंग से चला सकते हैं। ऐसा करने का आसान तरीका है उसे हवा के कुशन पर तैराना, और उसी प्रिंसिपल पर होवरक्राफ्ट भी काम करता है। यहाँ हमारे पास अपना खुद का होवरक्राफ्ट मॉडल है। ये बस एक सीढ़ी है जिसके ऊपर बोतल का ऊपरी हिस्सा लगा है और ऊपर गुब्बारा लगाया जाएगा। हवा के कुशन को भरने से पहले ये सीढ़ी इस टेबल पर बहुत कम दूरी तक जा रही है, देखिए। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इस बोतल के ऊपरी हिस्से पर गुब्बारा लगा देते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब हल्के से धक्के से सीढ़ी आराम से घूम रही है, और ऐसा तब तक होगा जब तक गुब्बारे से हवा नहीं निकल जाती। सीढ़ी आसानी से घूमती रहेगी, पर जैसे ही गुब्बारे की हवा खत्म हो जाएगी तो काम थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा और सीढ़ी आसानी से नहीं हिलेगी। यहाँ हम एरोट्रेन का अंदरूनी हिस्सा देख रहे हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ 2 आम कार के इंजन हैं जो बड़े बड़े पंखों को चलाते हैं और वो हवा को नीचे ढकेलते हैं ताकि ट्रेन को जमीन से ऊपर उठाया जा सके, और फिर अंदर हवा देते हैं ताकि ट्रेन ट्रैक पर ही रह सके। इसका मतलब है कि ट्रेन जमीन या ट्रैक को नहीं छू रही है और इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घट चुकी है। यानी कि जो एनर्जी यहाँ इस ऊपर वाले इंजन से आ रही है वो प्रोपेलर ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये 11 मीटर लंबी है और इसका वजन 2.6 टन है। फिर भी इन नोजल से निकलने वाली हवा इस ट्रेन को 2 से 3 मिलीमीटर ऊपर हवा में रखने के लिए काफी थी। शंघाई मैगलेव दुनिया की सबसे तेज पैसेंजर ट्रेन है। इंजीनियरिंग की ये शानदार मिसाल चाइना के एक सबसे शानदार शहर में मौजूद है। यहाँ ये मैगलेव दुनिया में अकेली तेज रफ्तार वाली मैगलेव है, और ये एक तरह से शंघाई की फितरत से मेल खाती है। यहाँ लोग इसलिए आते हैं ताकि वो अनोखी बिल्डिंग्स और अनोखे सिस्टम्स डिजाइन कर सकें, और उनमें से एक सबसे अनोखी है मैगलेव। 431 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार पर आगे बढ़ती मैगलेव कुदरत को झुटलाती हुई लगती है। सन 1967 तक एरोट्रेन पहले ही टेस्ट ट्रैक पर एक तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के तौर पर अपनी ताकत को साबित कर रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि एरोट्रेन के लिए पेरिस और ऑरलीन्स के बीच एक ट्रैक बनाया जाएगा 35 मिनट में 90 किलोमीटर। लेकिन एरोट्रेन मार्क 2 के लिए बर्टा ने सिर्फ रफ्तार पर ध्यान दिया। एरोट्रेन 2 जेट फाइटर, रेसिंग कार, ट्रेन और होवरक्राफ्ट का भविष्य का संगम थी। और हालांकि वो किसी साई-फाई मूवी में देखी गई किसी चीज जैसी लगती थी, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही सरल थी। मेरे ख्याल से मेरा पसंदीदा कंट्रोल ये वाला है, ये मार्श और रेड, मतलब एक स्विच ऊपर नीचे करके ये चल और रुक सकती है। लेकिन फिर भी ये इंजीनियरिंग के आइडियाज का संगम था जिसने जॉन बर्टा की एरोट्रेन को बेमिसाल बना दिया। बर्टा के आइडियाज वाकई क्रांतिकारी थे। उन्होंने होवरक्राफ्ट और जेट इंजन के प्रिंसिपल को एक साथ जोड़ दिया, और ऐसा कुछ पहली बार किया गया था, और इसी वजह से ट्रेन की रफ्तार का रिकॉर्ड टूट गया। एयरक्राफ्ट का जेट इंजन इसे शुरुआती थ्रस्ट देता है, जिससे ये 298 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचती है। इसके साथ रॉकेट मोटर रफ्तार को 378 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा देती है। पर अफसोस, जॉन बर्टा के बिना फ्रिक्शन वाले सफर के सपने ने 1970 के दशक में दम तोड़ दिया, जब फ्रांस की सरकार ने उन एक्सपेरिमेंट्स को खारिज कर दिया। लेकिन एरोट्रेन का अब एक हमशक्ल दिखने वाला रिश्तेदार है, जो 6000 किलोमीटर दूर चाइना में है। जब मैंने पहली बार मैगलेव में सफर किया तो वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई, और फिर उसकी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ती गई। मैं जो देख और अनुभव कर रही हूँ, मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। और इस वक्त अपनी अधिकतम रफ्तार 431 किलोमीटर प्रति घंटे से जैसे ये उड़ रही है, और इतनी जबरदस्त रफ्तार पर सफर करते हुए कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही। मैगलेव फॉर्मूला 1 कार से भी तेज चलती है, ये जैसे हवा में उड़ती है।
ये रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी इसलिए हासिल हुई क्योंकि फ्रेंच एरो ट्रेन की तरह ट्रांस रैपिड मैगलेव कोई हॉवरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये ट्रैक के ऊपर उड़ती है जिसे दमदार इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हवा में उठा देती हैं। इंजीनियरिंग के जादू का ये अजूबा साइंस के एक महान आविष्कारक के बिना नामुमकिन होता। सन 1791 में जन्मे एक लोहार के बेटे माइकल फैराडे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने दुनिया में क्रांति ला दी। उनकी असली लेबोरेटरी आज भी लंदन रॉयल इंस्टीट्यूशन में मौजूद है। मैं इसे हल्का सा धक्का दूंगा। जहां फिजिसिस्ट एंड्रयू स्टील पता लगा रहे हैं कि फैराडे की खोजों ने मैग्नेटिक लेविटेशन को कैसे मुमकिन बनाया। फैराडे की खोजों ने बिजली और मैग्नेटिज्म के बीच के आपसी असर को लेकर हमारी समझ में क्रांति ला दी, और एक जो चीज हम उस समझ की बदौलत बना सकते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है तार की कॉइल से, और फिर आपको तार के इन सिरों को पावर सप्लाई में लगाना पड़ता है, और आखिर में मैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए आपको इस मैग्नेट के बीच में कोई मटेरियल लगाना पड़ता है, जैसे कि लोहा। अब इसे जोड़ देते हैं और फिर इसे मैग्नेटिक साबित करने के लिए आप देख सकते हैं कि इतने मामूली से सेटअप से भी हम मेटल के टुकड़े को इससे चिपका सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को लेविटेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके बारे में अहम बात यह है कि उनकी स्ट्रेंथ को बदल सकते हैं। अब इस मैग्नेट से होकर गुजरने वाली बिजली के करंट को बदलकर मैं करंट को कम कर सकता हूं, जिससे खिंचाव काफी कमजोर पड़ जाएगा, या मैं करंट को बढ़ा सकता हूं, जिससे खिंचाव फिर से मजबूत हो जाएगा। न सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपनी मर्जी से एडजस्ट या ऑन या ऑफ की जा सकती हैं, बल्कि उन्हें आम मैग्नेट से काफी ज्यादा मजबूत भी बनाया जा सकता है। अगर आप पूरी ट्रेन को हवा में लटकाना चाहेंगे तो बहुत दमदार इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत पड़ेगी, और असल में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काफी दमदार होती भी हैं। ये छोटी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट मेरे पूरे शरीर को हवा में लटकाने के लिए काफी है। हैरानी की बात यह है कि उसके लिए इसे बहुत जरा से करंट की जरूरत पड़ेगी। इस डिवाइस में इतनी कम बिजली इस्तेमाल हो रही है कि उससे ज्यादा बिजली तो आपके घर के हेयर ड्रायर या चाय की केतली में इस्तेमाल होती है। हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में बिजली के करंट को गुजार दिया है। अगर हम इसे मेरे पीठ पर मेटल के टुकड़े से जोड़ दें तो उम्मीद है कि इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि ये मुझे फर्श से ऊपर उठा ले। देखा, उठा लिया ना। शंघाई मैगलेव में बेहद ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बैंक्स उन यूनिट्स में लगाए गए हैं जो डिब्बों के नीचे की तरफ लगी होती हैं। गाइडेंस मैग्नेट्स ट्रेन को बीच में रखती हैं और सपोर्ट मैग्नेट्स यूनिट को ट्रैक के तल की तरफ खींचती हैं, जिससे ट्रेन ऊपर उठ जाती है। इसलिए पूरी ट्रेन असल में उड़ती है और अपने ट्रैक के नीचे 10 मिलीमीटर हवा में रहती है। इससे न सिर्फ सफर बिना फ्रिक्शन के बहुत तेज हो गया, बल्कि इससे होने वाले नुकसान में भी कमी आई है। क्योंकि ट्रेन और गाइडवे एक दूसरे को बिल्कुल छूते नहीं हैं, इसलिए कोई फ्रिक्शन नहीं होता, और इसका मतलब है कि ट्रेन बहुत कम रखरखाव के साथ करीब 50 साल तक चल सकती है। लेकिन भविष्य के लायक ट्रेन बनाने के लिए इसके डिजाइनर्स को फिर से इतिहास के एक महान आविष्कारक की तरफ रुख करना पड़ा। जब मैं इसे मोटर पर रखता हूँ और मैग्नेट्स को शुरू करता हूँ तो कुछ बहुत अजीब होता है, ताकि इंजीनियरिंग को और बेहतर बनाया जा सके। ...431 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार पर मैग्नेटिक फील्ड पर तैरते हुए शंघाई मैगलेव पूरी दुनिया में अपनी तरह की अकेली ऐसी तेज रफ्तार ट्रेन है जो पैसेंजर्स को एक से दूसरी जगह ले जाती है। लेकिन मॉडर्न इंजीनियरिंग के इस अजूबे को बनाने के लिए इसमें जर्मन डेवलपर्स को इंजीनियरिंग से जुड़ी नामुमकिन दिखने वाली कुछ चुनौतियों को पार करना था, जिसमें इसके भविष्य के ठिकाने से तालमेल बैठाने वाले प्रोपल्शन सिस्टम को बनाना भी शामिल था।
सभी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की तरह चाइना भी अपने कार्बन एमिशन कोटा को लेकर फिक्रमंद है। जैसे जैसे विकास हो रहा है, तेल की मांग भी यकीनन बढ़ती जाएगी। लेकिन चाइना के पास सीमित डोमेस्टिक ऑयल सप्लाई है। पेट्रोल को बर्बाद करने वाली अपनी ट्रैफिक की समस्याओं के चलते इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के पहल की सख्त जरूरत है, नहीं तो शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसका हल इतिहास के इंजीनियरिंग के एक महान आविष्कारक के बिना नामुमकिन होता। (1940) के दशक के आखिरी सालों में एक ब्रिटिश इंजीनियर के एक्सपेरिमेंट्स आखिरकार उन्हें एक नया नाम देने वाले थे, मैगलेव के जनक। ये एल्यूमिनियम की शीट है। जब मैं इसे मोटर पर रखता हूँ और मैग्नेट्स को चालू करता हूँ तो कुछ बहुत अजीब होता है। इलेक्ट्रिकल जीनियस एरिक लेथवेट ने अपनी पहली असल इस्तेमाल वाली लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर बनाकर एक ऐसा प्रभाव पैदा किया जिसे बाद में उन्होंने मैग्नेटिक रिवर कहा। सबसे पहले तो ये एल्यूमिनियम प्लेट को हवा में उठाएगी या सहारा देगी। ये इसे दाएं बाएं ले जाएगी और इसे आगे भी बढ़ाएगी। लीनियर मोटर असल में पारंपरिक कॉइल्ड इलेक्ट्रिक मोटर को लेकर उसे खोल देती है और रोटर को घुमाने के बजाय, जो कि कॉइल या स्टैटा था, ये एक बेड बना देती है जो चीज को इसकी लंबाई पर आगे बढ़ाता है। और इस तरह से आपका मॉडर्न व्हीकल आगे बढ़ेगा, उठेगा और रफ्तार पकड़ेगा, सिर्फ उन्हीं कॉइल्स के सेट की वजह से। लेथवेट के एक्सपेरिमेंट्स ने वो हल बता दिया जिसने मैगलेव की संभावना को पंख लगा दिए। ट्रांस रैपिड मैगलेव सिस्टम के जर्मन बिल्डर्स ने उन स्टैटा ब्लॉक्स की एक सीरीज बनाई जो लीनियर मोटर के अहम पुर्जे होते हैं और ट्रेन के प्रोपल्शन सिस्टम की तरह काम करते हैं। लगाए जाने के बाद उन्हें जर्मनी में टेस्ट किया गया और सपोर्ट और गाइडेंस मैग्नेट्स को साथ मिलाने से ये बेजोड़ ट्रेन हवा में उठ गई। शंघाई में लाने के बाद ये मैगलेव ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पर बिना इंजन के चलती है। एक लीनियर मोटर इसके पूरे 30 किलोमीटर के गाइडवे में लगाई गई है। लेकिन ये सोचकर धोखा मत खाइए कि इसके पूरे ट्रैक में हर समय बिजली दौड़ती रहती है। इस सिस्टम की सबसे शानदार खूबी ये है कि ट्रैक के जिन हिस्सों पर ट्रेन चलती है, सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर बिजली रहती है। जब ट्रेन सफर शुरू करती है तो उसके आगे 30 किलोमीटर के ट्रैक में बिजली नहीं होती। सिर्फ मैगलेव के आगे जो हिस्सा होता है उसे ऑन करते हैं। जैसे ही मैगलेव ट्रैक के छोटे से हिस्से को पार करके निकलती है, वो हिस्सा फिर ऑफ हो जाता है और फिर मैगलेव को आगे बढ़ाने का काम ट्रैक का अगला हिस्सा करता है और उसके बाद अगला, फिर अगला और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। इतनी जबरदस्त रफ्तार पर हवा में उठी हुई ट्रेन चलने से इंजीनियरिंग से जुड़ी कई बेजोड़ चुनौतियां खड़ी हो गईं। ये ट्रेन 430 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो ये बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल किया जाए और ट्रेन और ट्रैक के बीच बराबर का फासला कायम रखा जाए, चाहे ट्रेन में कितने भी पैसेंजर्स हों या ट्रेन में कितना भी लोड हो। कैरेज और गाइडवे के बीच सिर्फ 15 सेंटीमीटर का फासला होने से कोई भी गलती होने पर ट्रेन ट्रैक में घिसट सकती है। फिजिसिस्ट एंड्रयू स्टील बता रहे हैं कि इसका हल सेंसर्स पर टिका है जो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करंट को कंट्रोल करते रहते हैं। ये हो गया। ये परमानेंट मैग्नेट इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के नीचे लटकी हुई है। जब भी परमानेंट मैग्नेट हल्की सी भी करीब आती है तो यहाँ नीचे से छोटा सा सेंसर ये भाप लेता है और यहाँ नीचे इन इलेक्ट्रॉनिक्स को एक मैसेज भेजता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट को थोड़ा कमजोर होने के लिए कहता है और वो करंट कम कर देती है।
और उस वजह से ये बॉल थोड़ी दूर चली जाती है, और जैसे ही बॉल दूर जाती है ये सेंसर उसे भांप लेता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत को बढ़ा देता है और बॉल को वापस अपनी तरफ खींच लेता है। अब इस सिस्टम की एक पेचीदा बात यह है कि आपका फीडबैक सिस्टम हमेशा चलते रहना चाहिए, और वो भी बड़ी तेजी से। देखिए बॉल घूम रही है, ये इसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप बात ट्रेन की करें जो कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर जा रही है, तो आपका फीडबैक सिस्टम बहुत सेंसिटिव और सटीक होना चाहिए। शंघाई मैगलेव ने इस आसान धारणा को लेकर एक अलग ही मकाम पर पहुंचा दिया। मैगलेव ट्रेन के हर हिस्से में 128 सेंसर्स लगे हैं। वो एक सेकंड में हजारों बार मैग्नेट्स और गाइडवे के बीच दूरी का फीडबैक देते हैं, जिसकी बदौलत जबरदस्त कंप्यूटर्स बेहद सटीकता के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के करंट को लगातार एडजस्ट करते रहते हैं। तो ये है गाइडवे, और ट्रेन गाइडवे से 1 सेंटीमीटर ऊपर चलती है। ये वाकई कमाल की सटीकता है, और कंप्यूटर सिस्टम्स ऐसे हैं जो हर समय इस बात को पक्का करते हैं कि ट्रेन गाइडवे से 1 सेंटीमीटर ऊपर ही चले। अत्याधुनिक कंप्यूटर सिस्टम पूरी सर्विस चलाने को भी कंट्रोल करते हैं, यानी हर सफर का समय एक सेकंड तक सटीक होता है। और यही मैगलेव की खासियत है कि कंप्यूटर सिस्टम्स की बदौलत ये बहुत ही सटीक सर्विस देती है। कई दशक की प्लानिंग, डिजाइन और टेस्टिंग के बाद दुनिया की अकेली कमर्शियली ऑपरेटिंग तेज रफ्तार मैगलेव वजूद में आ सकी। ये ऐसा बेजोड़ आइडिया है जिसने पारंपरिक ट्रेन के सफर को दरकिनार करके बिना इंजन वाली गाड़ियों में जबरदस्त रफ्तार पर सफर करना मुमकिन बना दिया। मैगलेव जैसा सिस्टम हमारी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के भविष्य की तरफ इशारा करता है। ये हमें दिखाता है कि हम लोगों को एक से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में पहुंचा सकते हैं, जो अपने आप में एक कमाल की बात है। अतीत के आविष्कारों से सीख लेकर, उन्हें अपनाकर, उनमें सुधार करके और अपने नए आविष्कार करके मैगलेव के डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन के सपने को साकार किया है जो बिना पंखों के उड़ती है, और वो कामयाब हुए नामुमकिन को मुमकिन बनाने में।